सुमित एक सैलरीड एम्प्लॉई है। उसने अपना आईटीआर वन जो कि सैलरी से रिलेटेड इनकम को दिखाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 11 जुलाई 2022 को फाइल किया, जिसके अंदर उसने सैलरी की इनकम दिखाई 23,76,000 रुपए। लेकिन इसी के साथ साथ उसने अलाउंस और डिडक्शन इस तरीके से क्लेम किए। एलटीए का 35,000 रुपीज, सेक्शन 1014 का 4,35,000 रुपीज, अगेन सेक्शन 1014 में 1,90,000 रुपीज, और इसी के साथ साथ उसने एचआरए क्लेम किया 2,50,000 रुपीज का। फिर उसने क्लेम किया अपनी एटीसी की डिडक्शंस, जो कि कुछ इस तरीके से 1,50,000 रुपीज की एटीसी में, एटीसीसीडी में 50,000 रुपीज की, और एटीडी में मैक्सिमम क्लेम किया 75,000 रुपीज का। सुमित को 2,50,000 रुपए का रिफंड भी आ गया। 11 जुलाई 2022 को रिटर्न फाइल की थी सुमित ने, अपना रिफंड एंजॉय किया। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, सुमित को एक नोटिस आया 133(6) के अंदर। 133(6) के अंदर जो भी सुमित ने आईटीआर वन में अपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर रिटर्न क्लेम डिडक्शन ली थी, उसका उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताइए, और उसी के साथ साथ उन्होंने डिडक्शन का नेचर भी दिया और अमाउंट भी दिया। तो 2,50,000 अगेन एचआरए का कंसोलिडेटेड डिडक्शन, 6,29,010 की, एलटीए की 35,000, उसी के साथ साथ जो उसकी जेन्युइन डिडक्शन थी उसके लिए भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे 1,50,000 एटीसी का, एटीडी 75,000 रुपीज। ये उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन नोटिस ऑनलाइन सबमिट कीजिए, और इसका उन्होंने डेट भी दिया कि आपको 7/8/2023 से पहले पहले इसका सबमिशन करना है। फ्रेंड्स, अब बात आती है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर 133(6) का नोटिस आता है और आपने जो डिडक्शंस क्लेम की है वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको इसका रिप्लाई करना है। ऑनलाइन रिप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो नोटिस आया है उस पर क्लिक करना है, रेस्पॉन्स सबमिट करना है। वहाँ पर आपको बताना है कि आपके कौन कौन से एनेक्सर आप सबमिट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा उन डॉक्यूमेंट के लिए, उनको टिक 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 करके आपको उसमें अपलोड करना है। 133(6) का नोटिस होता है कि आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की है आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये अनएक्सप्लेन्ड नेचर में चला जाएगा, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को पावर आ जाएगी कि वो बेस्ट जजमेंट के बेसिस पर आपको टैक्स लगा सकता है, और इसी के साथ साथ पेनल्टी के प्रोविजन भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ये कितने सालों के लिए इस प्रकार के नोटिस आ सकते हैं। तो उसके लिए हमको देखना होगा 148 सेक्शन। 148 सेक्शन बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के केसेस को रीओपन कर सकता है। वहीं उसको पावर दी गई है 148 ए, जिसमें वो बोलता है कि अगर उसको लगता है कि इनकम जो दिखानी चाहिए थी वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो नहीं दिखाई गई है, या एक्सपेंस जो नहीं क्लेम करने चाहिए थे वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और क्लेम कर लिए गए हैं, तो 50 लाख रुपए के ऊपर ज़्यादा होने पर उसको 10 साल की पावर आ जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए की इनकम या एक्सपेंस क्लेम कर लिया गया है ज़्यादा, उसके भी नोटिस आ रहे हैं, और 8-8, 9-9 साल पुराने केसेस रीओपन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा नोटिस देखते ही असेसिंग ऑफिसर के मन में एक डर आ जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि इस तरीके का नोटिस रिप्लाई कैसे करे। अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो सिंपली आप उसका ऑनलाइन रिप्लाई कर दीजिए। अगर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आपके सामने अब दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है कि अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कब होता है कि जब आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम चली गई है। इस केस में क्या था कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, जिसका रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम जो था वो 31/12/2022 था, वो चला गया है। अब इस केस में क्या है कि एसएससी को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले दो चीजें और देख लेते हैं कि ये जो नोटिस आएगा इसका हमको पता कैसे चलेगा। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में पेंडिंग एक्शन वाला जो टैब है उस पर क्लिक करके आपको देखना है ई प्रोसीडिंग। ई प्रोसीडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो नोटिस पता चला जाएगा। जैसे ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो अपडेटेड रिटर्न जो होती है वो ऑफलाइन फाइल होती है। ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल की साइड पे आना है, जहाँ पर डाउनलोड में जाना है। लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जो भी असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पर क्लिक करना। आईटीआर वन आपको दिखेगा, या जो भी आपकी आईटीआर है उसको देख के यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स, इसको जब डाउनलोड करते हैं तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे डिमांड करेगा कि एक जेसन फाइल दीजिए। बेसिकली जेसन फाइल क्या होती है कि जब आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं तो उस ओरिजिनल रिटर्न को ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, व्यू फाइल रिटर्न में देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड जेसन। इस डाउनलोड जेसन को आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही आप ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करेंगे
ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन होते ही आपसे ये मांगेगी कि जेसन फाइल दीजिए, तो उस जेसन फाइल को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से होगा क्या कि जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उसकी डेटा यहाँ पर आ गई है। अब आपको दो काम करना है, ये फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस है, इस पर क्लिक करके अप्रोप्रिएट सेक्शन सेलेक्ट करना है। 139(8) आएगा, जो अभी मेरे केस में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा नोटिस नहीं मिला है। फिर आपने जो भी एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम किए या जो भी इनकम आपने नहीं दिखाई है, इसको गो थ्रू करके आपको उसको मेंशन करना है, और जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है उसको आपको पेमेंट करना है। ये तो बात हो गई अपडेटेड रिटर्न, जब आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम चले गई। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न की। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि रिवाइज रिटर्न जो है वो कब फाइल होती है। अब जैसे मार्च 2023 है, मार्च 2023 की रिटर्न को हमने फाइल कर दिया बिफोर जुलाई 2023, जो उसकी ड्यू डेट थी। इस केस में हम रिटर्न को अब रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज क्यों करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमने कोई डिडक्शन फेक क्लेम कर लिया और हमको अब रियलाइज होता है कि उसको हमको करेक्ट करना है, या कोई इनकम जो हमसे छूट गई है उसको वापस से हमको दिखाना है, तो इस केस में रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 31/12/2023 है। मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन होगा। आप कितनी बार भी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं जो आपने बिफोर ड्यू डेट फाइल की है ओरिजिनल रिटर्न। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं देनी है। जब भी रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे तो सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना है। ये कहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है आप जब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही प्रोसीजर में आना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन जो है उसके अंदर आपको 139(5) सेलेक्ट करना है। 139(5) जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो दो ऑप्शन आपके अनेबल हो जाएंगे। पहला, इसमें आपको क्या डालना है कि जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका एक्नोलेजमेंट नंबर इसमें आपको डालना है, और वो ओरिजिनल रिटर्न आपकी कब फाइल हुई थी उसका डेट यहाँ पर डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पर डालने के बाद में जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी रिटर्न की। तीसरी रिटर्न होती है हमारी बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी उसको आपने बिफोर ड्यू डेट फाइल नहीं की है, लेकिन आपको वो फाइल करनी है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मार्च 2023 की रिटर्न फाइल करनी है तो इसकी भी लास्ट डेट 31/12/2023 है। इसका भी मोड जो है ऑनलाइन ही है। इसके लिए पेनल्टी आपको लगेगी, अगर आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी, और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी। इसके लिए भी सेक्शन जो है 139(4) का ही आपको करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगेन हम आएंगे, सेम प्रोसीजर है जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं वैसा ही, बस सेक्शन जो है 139(4) सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कोई भी ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न तो फाइल हुई नहीं है। ये बात हो गई हमारी बिलेटेड रिटर्न की। अब एक और रिटर्न आती है जिसे हम बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है, जब हमने ओरिजिनल ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न को रिवाइज फाइल कर दिया है, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसे डेटा है, ऐसी इनकम है जिसको शो नहीं किया है, और वो हमारे 26 AS या AIS में रिफ्लेक्ट हो रही है, या हमने उसके अकॉर्डिंगली टीडीएस तो क्लेम कर लिया लेकिन उसके सामने इनकम नहीं दिखाई है, तो इस केस में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है, तो हमें डिफेक्टिव रिटर्न का रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसका जो लास्ट डेट होता है एज पर नोटिस होती है। अब ये भी मोड ऑफ फाइलिंग है वो ऑफलाइन ही होगी। इसमें भी आप कितनी बार डिफेक्टिव रिटर्न भर सकते हैं, तो जितनी बार आपको नोटिस आता है उतनी बार आप भर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि जो इसका सेक्शन है वो 139(9) है। तो जो अभी हम लोगों ने ऑफलाइन यूटिलिटी में देखा था वहां पर आपको सेक्शन सेलेक्ट सेक्शन करना है, और यहाँ पर 139(9) का जो है वो सेक्शन आपको ले लेना है। उसी के बाद में जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका एक्नोलेजमेंट नंबर और उसकी डेट, और इसी के साथ साथ जो नोटिस आया है उसकी डेट और उसका डिन नंबर यहाँ पर बनना है। इस तरीके से ये 4 रिटर्न होती है इनकम टैक्स के अंदर। मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मार्च 2023 की रिटर्न फाइल करते समय कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम की ली है, या आपने कुछ इनकम जो आपको दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई है, आपके 26 AS AIS में आ रही है, फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, नहीं तो इस तरीके के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स का जो एल्गोरिदम है, जो टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत साउंड हो चुका है, वो हर एक चीज को पकड़ लेता है। 3 साल तक के केस आपके रीओपन हो सकते हैं इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। सो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि रिटर्न को करेक्ट फाइल कीजिए, डिडक्शन को करेक्ट क्लेम कीजिए, और इनकम भी करेक्ट दिखाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।